गुड इवनिंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अनलॉक 6 को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है हमारे मनों में। सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग 1 नवंबर से कुछ भी नहीं बदला है। अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस थी वही 1 नवंबर से कंटिन्यू करेंगी। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जिसको लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि आखिरकार अनलॉक 6 में नया क्या है, क्या चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या चीज़ें खुली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अनलॉक 6 में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। हर स्टेट में जो है चेंजेज आए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टेट वाइज हर स्टेट में अनलॉक 6 में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या नई सुविधाएं मिली हैं, क्या क्या नए नए चेंजेज हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हर स्टेट के लिए इसमें खबर है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर देशवासी को अनलॉक 6 के बारे में जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज है 1 नवंबर 2020। कोरोना वायरस का कहर अब भी बना हुआ है, लेकिन भारत आज से अनलॉक 6 में कदम रखने जा रहा है। कंटेनमेंट जोन के अलावा दूसरी जगहों पर बाहरी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ रविवार को भारत में अनलॉक शुरू होगा। अनलॉक 6 शुरू होगा, मतलब कंटेनमेंट जोन में तो स्थितियां एज इट इज रहेंगी। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा, लेकिन उससे बाहर का जो क्षेत्र है, कंटेनमेंट जोन के बाहर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। हालांकि इसी हफ्ते की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने कहा था कि इसमें और ढील नहीं दी जाएगी, और पिछले महीने जारी किए गए 50 दिशा निर्देश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे, लेकिन ढील दी गई है चूँकि ये दायित्व जो है, ये जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सौंपी गई थी कि वो क्या क्या छूट दे सकते हैं, क्या क्या ढील दे सकते हैं। स्टेट वाइज अलग अलग डिफर करता है। तो चलिए स्टेट वाइज बात करते हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि 1 जून से देश में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद सख्त मानक संचालन के साथ साथ रेस्तरां, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, स्कूल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल, मेट्रो रेल सेवाओं को गतिविधियों को गाइडलाइंस के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई थी। रेस्तरां, सिनेमा हॉल या जिम या मॉल या स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ इनको अनुमति दी गई थी। यानी अगर 100 लोगों की क्षमता है तो उसमें 50 लोग ही जो है वो रह सकते हैं, जा सकते हैं। अब से दिल्ली की बात कर लें। 1 नवंबर से दिल्ली में बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। यानी जो डीटीसी बसें थी, जो कि केवल 20 सवारियों की अनुमति थी, अब वो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। ऐसे ही पश्चिम रेलवे मुंबई में अतिरिक्त लोकल ट्रेनें चलाएगा। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि 610 नई लोकल ट्रेनें अब चलाई जा रही हैं। पहले 1400 ट्रेनें चल रही थी, 610 और मिला करके अब 2020 नई टोटल कुल जो है लोकल ट्रेनें मुंबई में चलाई जा रही हैं। शुरू में 3100 लोकल ट्रेनें चलती थीं, अभी 2000 हो गई हैं, बाकी 1100 भी धीरे धीरे बढ़ाई जाएंगी, और सभी के लिए जो है लोकल ट्रेन की सुविधा चालू कर दी जाएगी। इसके बाद दिल्ली से ही खबर है कि दिल्ली से और इसके लिए अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी आज से खुलने की संभावना है। अब इंटर स्टेट बस सर्विसेज भी दिल्ली के लिए और दिल्ली से बाहर के लिए ये भी 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। गोवा की बात करें तो गोवा अपने कैसीनो को खोलेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुलेगा। असम की बात करें तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हाथी सफारी, और जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा जो है वो फिर से शुरू होगी, और अधिक तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी। जान लेते हैं इसके बारे में अब विस्तार से। तो बात करें डीटीसी बस सर्विस की।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को कहा था कि यात्रियों को 1 नवंबर से डीटीसी बसों की सभी सीटों पर बैठने की अनुमति दी जाएगी। संशोधित आदेश के अनुसार यात्रियों को यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य है और किसी भी यात्री को दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर स्कीम की बसों में खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। यात्रियों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब डीटीसी की बसों में जितनी सीटें थी उतनी ही पैसेंजर्स उसमें बैठ सकते हैं। स्टैंडिंग की कोई परमिशन नहीं होगी, कोई भी सवारी खड़ा नहीं रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, प्लस मास्क लगा करके यात्रा करनी होगी। मुंबई में 1 नवंबर से सबसे बड़ा परिवर्तन आया है लोकल ट्रेनों को लेकर। 610 और लोकल ट्रेन सेवाएं, 314 सेंट्रल और 296 वेस्टर्न रेलवे रविवार से चलेंगी। 1400 जो ट्रेनें थीं उसके अलावा 610 और ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं, लोकल ट्रेनें। सेंट्रल से 314 ट्रेनें और वेस्टर्न रेलवे 296 ट्रेनें 2020 तक परिचालन में उपनगरीय ट्रेन सेवाओं की कुल संख्या को आगे बढ़ाएंगी। कोविड-19 लॉकडाउन लागू होने से पहले रेलवे 3141 उपनगरीय, 1774 सेंट्रल रेलवे और 1676 जो है वेस्टर्न रेलवे का संचालन करता था, लेकिन अभी तक जो है लगभग 2000 ट्रेनें संचालित हो रही हैं। 1 नवंबर से 2000 ट्रेनें संचालित हो जाएंगी और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ा करके जो पहले थी 3141 वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और सभी को इजाज़त मिलेगी लोकल ट्रेनों में सफ़र करने की। बात करें गोवा की। मार्च में पूरे देश में लगने वाले लॉकडाउन के बाद अब गोवा में रविवार को 50% क्षमता के साथ कैसीनो खोले जाएंगे। पहले जैसा मैंने बताया था कि 50% क्षमता के साथ, यानी अगर 200 लोगों की इजाज़त है, क्षमता है, तो अब उसमें 100 लोगों को बैठने की इजाज़त होगी। तो 50% क्षमता के साथ कैसीनो खोले जाएंगे। फैसले की घोषणा करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, ये निर्णय राज्य में पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, 1 नवंबर से हमने कैसीनो शुरू करने की अनुमति दी है। उन्हें सभी एसओपी का पालन करना होगा जो गृह विभाग द्वारा जारी किया जाएगा और 50% क्षमता के साथ वो शुरू कर सकते हैं। हमें पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने 1 नवंबर से कैसीनो ओपन कर दिए हैं 50% क्षमता के साथ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों में से एक दुधवा टाइगर रिजर्व डीटीआर को रविवार से फिर से खोला जाएगा। पार्क के फील्ड निदेशक संजय कुमार पाठक ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, पर्यटकों के साथ साथ दुधवा टाइगर रिजर्व आने वालों लोगों के लिए सख्त कोविड प्रोटोकॉल इस सीजन में 1 नवंबर से लागू किया है। प्रोटोकॉल के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। पार्क को खोल दिया गया है, लेकिन जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उसको पालन करना होगा। उसके अकॉर्डिंग ही पर्यटक जो हैं वो दुधवा नेशनल पार्क में जा सकेंगे और भ्रमण कर सकेंगे। ठीक इसी तरह से काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में भी हाथी सफारी की अनुमति है। राष्ट्रीय उद्यान 21 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया था, लेकिन हाथी सफारी जो कि सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, इसे शुरू नहीं किया गया था। अब 1 नवंबर से हाथी सफारी की शुरुआत काजीरंगा नेशनल पार्क में की जा रही है। ऐसे ही वैष्णो देवी मंदिर में 15,000 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति मिल गई है। आज से शुरू होने वाले प्रतिदिन वैष्णो देवी मंदिर में 15,000 तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी। इसके पहले केवल 7,000 तीर्थयात्रियों को कोविड-19 प्रतिबंधों के साथ तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 15,000 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दे दी गई है। ये वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। आप लोग अक्सर कमेंट करके शादी ब्याह समारोह के बारे में पूछते रहते हैं कितने लोगों की अनुमति है। तो दिल्ली में शादियों में 50 मेहमानों की सीमा से प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को शादी समारोह में केवल 50 मेहमानों के प्रतिबंध को हटा करके एक बड़ी राहत दी है। मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी रात को आए आदेश में डीडीएमए ने मेहमानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बैंक्वेट हॉल में 200 व्यक्तियों
या शादियों के लिए बंद स्थानों की अनुमति दे। यानी अब बारात घर में 200 व्यक्ति जो है शादी समारोह में शामिल हो सकते थे। पहले ये प्रतिबंध था कि केवल 50 मेहमान ही शामिल हो सकते थे, अब इसको बढ़ा करके 200 कर दिया गया है। अब 200 मेहमान शादी समारोह में बैंक्वेट हॉल में इकट्ठे हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं, शादी समारोह में उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि अंतिम संस्कार के लिए मेहमानों की संख्या में प्रतिबंध जो है वो 20 तक ही रहेगा। अंतिम संस्कार के लिए जो लिमिट है उसको नहीं बढ़ाया गया है। DDMA ने शनिवार को शहर में होने वाले शादियों और संबंधित कार्यों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का एक सेट भी जारी किया है। नियमावली क्या है, नियम क्या है, इसके लिए भी एक SOP जारी कर दी गई है। शादी समारोह में 200 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अभी 20 व्यक्ति की ही अनुमति रहेगी दिल्ली में। बात कर लेते हैं स्कूलों की। तो करीब 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सोमवार से खुल रहे हैं। केंद्र सरकार की अनलॉक प्रक्रिया के तहत प्रदेश सरकार ने पिछले हफ्ते स्कूलों को खोलने की अनुमति दी थी। इसके बाद राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत सभी जिलों में स्कूलों को खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल खोलने के लिए SOP भी जारी कर दी गई है। सोमवार से स्कूलों को 2 पालियों में चलाया जाएगा। पहली पाली में कक्षा 9 और 10 और दूसरी पाली में कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। हालांकि बच्चों को स्कूल आने की बाध्यता नहीं होगी। दूसरी तरफ वही छात्र स्कूल आ सकेंगे जिनके अभिभावक लिखित सहमति देंगे। लास्ट में एक बहुत ज़रूरी जानकारी आपको मैं दे दूं, अगर इस बार दिवाली या छठ पर आप अपने घर जा रहे हैं तो जाने से पहले क्वारंटाइन के नियम के बारे में ज़रूर जान लीजिए। क्या अभी भी आपको घर जाने के बाद 14 दिन या 21 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा? तो आपको बता दें, अगर आप अपनी गाड़ी या बस से या ट्रेन से किसी भी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो क्वारंटाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो क्वारंटाइन के नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। सभी नियमों के बारे में सिविल एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट civilaviation.gov.in पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।